रिसेंटली आपको ये तो पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वेब पेज डेडिकेट किया है इन द लाइट ऑफ 50 ईयर्स दैट आर बीइंग कंप्लीटेड। लैंडमार्क जजमेंट था केशव नंदा भारती का जो लैंडमार्क जजमेंट था उसने 50 साल जो है कंप्लीट कर लिए हैं, एंड दैट बीइंग कमेमोरेटिंग एक वेब पेज बनाया गया है, एक डेडिकेट किया गया है, और उस पर आपको लीगल जो रिसर्च के लिए अवेलेबल रहेंगी, लैंडमार्क जजमेंट्स अवेलेबल रहेंगी, और जो भी लीगल रेफरेंसेस के लिए चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने 24 अप्रैल को क्या किया, अनाउंस किया है कि एक स्पेशल वेब पेज डेडिकेट किया जाएगा केशवनंदा भारती के जजमेंट को लेके, केस को लेके। 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1973 में ये जजमेंट आई थी, जिसमें जो है मेजॉरिटी से 7-6 की मेजॉरिटी से टोटल 13 जो है जस्टिस थे, और जिन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक रिसेंट न्यूज़ है। अब इसमें दो चीज़ें आ गई हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो केशवनंदा भारती था क्या, केशवनंदा जो भारती केस है उसमें हेल्ड क्या किया गया था, एक्जैक्टली क्या है। अब ये इतना तो पता है कि जी बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती। एक तो अमेंड आ जाता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर कि अमेंड करना क्या होता है, कहाँ से पावर डिराइव होती है, कौन करता है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे ये इस स्टेज तक चीज़ें पहुँची, क्या इससे पहले भी कोई जो है जजमेंट वगैरह थी। तो ये हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको नॉर्थ स्टार से कंपेयर किया है, दैट बीइंग अनफेलिंग गाइड विच शोज द वे व्हेन द पाथ अपीयर्स कन्वोल्यूटेड। ठीक है ना, कि ऐसी थ्योरी है ये जो आपको प्रकाश देती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपको प्रकाश देती है, गाइड करती है, तो उससे कंपेयर किया है नॉर्थ स्टार से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे। तो हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे केशवनंदा भारती को। सबसे पहले केशवनंदा भारती जो केस है वो एग्जैक्टली है क्या, और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है बेसिकली। इसके बाद में हमारी चीज़ें आती हैं निकल के, वो आती अमेंडमेंट कि है तो यही ना कि पार्लियामेंट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट कैन नॉट टेम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में आती है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक बात है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि जो सारा मुद्दा है केशवनंदा भारती में वो अमेंडमेंट को लेके है। ठीक है ना, इसमें जो हमारी पावर है वो आ जाती 368, आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसमें जो है आपको एक प्रोसीजर दिया गया है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसमें प्रोसीजर दिया गया। अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई ऑल्टर करना है या कुछ ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, बिकॉज एक स्टैग्नेंट डॉक्यूमेंट जो है सोसाइटी के हिसाब से अगर चेंज नहीं होगा तो देन इट विल बी इनफ्रक्चुअस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज सोसाइटी के हिसाब से चेंज होना भी ज़रूरी है, उसके नए चैलेंजेस हैं, नई सोसाइटी है। तो इसलिए जो है हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, और चेंजेस कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। और ये प्रोसीजर कहाँ दिए गए हैं, ये 368 आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब इसके बाद में चीज़ें आ जाती हैं कि भाई क्या क्या चेंज कर सकता है। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है केशवनंदा भारती केस का कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे को अपफ्रंटली जो आर्टिकल दिया गया है वो अपफ्रंटली आर्टिकल, एक बार आर्टिकल 13 पढ़ लेते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इसमें भी 13 का 2, दैट दिस लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट।
मतलब सबसे पहले तो मैं एक अपफ्रंटली जो आर्टिकल दिया हुआ है वो पढ़ लेता हूँ कि फंडामेंटल राइट का तो आपको पता ही होगा, मौलिक अधिकार हमारे, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो उनके खिलाफ में अगर कोई लॉ बनता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रेजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। मतलब अगर सबसे पहले तो जो इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो भी लॉ है, तो जितना पोर्शन उस लॉ का इनकंसिस्टेंट रहेगा या इन डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट की, ये मेरे मौलिक अधिकार हैं और ये मैंने लॉ बना दिया, मैंने जो है स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर लिया, तो ये इतना पोर्शन जो है 13(2) कह रहा है कि इतना पोर्शन क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है ना, जितने पोर्शन में मेरे मौलिक अधिकार जो है उस लॉ की वजह से हैम्पर हो रहे हैं, कर्टेल हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उतना पोर्शन उस लॉ का वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लीगल जब लॉ बनता है तो कंप्लीट होता है, वो किसी भी एक इशू को लेके वो कॉम्प्रिहेंशन में डील करता है, और किसी भी सिचुएशन को डील करते हुए अगर उसने ये कहा है कि जी फंडामेंटल राइट को कम कर देंगे, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर देते हैं, तो उतना वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा कंप्लीटली। ये 13(2) है। ठीक है, अब एक डिस्कशन चालू हुई, ये चालू हुआ कि जो ये लॉ वर्ड यूज़ हुआ है, ये लॉ वर्ड जो यूज़ हुआ है इसमें अमेंडमेंट नहीं आता, ये अमेंडमेंट को लेके नहीं है, ये तो क्या है, जब पार्लियामेंट नया लॉ बिल लेके आता है उसको लेके है, ये अमेंडमेंट को लेके नहीं है, अमेंडमेंट को लेके नहीं है। ठीक है ना, कि भाई ये जो लॉ कह रहा है, ये लॉ कह रहा है जब पार्लियामेंट नया कानून बनाएगा, लेकिन हम तो चेंज कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं आता, ये लागू नहीं होता, ये कंटेंशन चालू हो गई। अब ये कंटेंशन जब चालू हुई तो हमारे कुछ 5-6 जो हैं जजमेंट्स हैं, जो क्रोनोलॉजी है, देखो केशव नंदा भारती को समझने से पहले 5-6 जजमेंट हमें समझनी पड़ेगी, और 5-6 जजमेंट समझने के लिए सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्री गोलकनाथ पीरियड और पोस्ट गोलकनाथ पीरियड। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप इसी में डिवाइड कर लो, प्री गोलकनाथ, पोस्ट गोलकनाथ। अभी प्री गोलकनाथ और पोस्ट गोलकनाथ क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जब ये सब बातें हो रही थी तो हमारे पास में सबसे पहले एक केस आता है, एंड दैट द नेम ऑफ द जजमेंट इज शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये आता है चैलेंजिंग 31A 31B। ठीक है, इसमें भी यही बात आई कि जी पार्लियामेंट जो है वो ऐसे कानून बना सकता है कि जिससे भाई जो है ये, क्योंकि इनिशियली जब कानून बना रहे थे या कोई भी चीज़ जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा थे, वैसे लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल से रिलेटेड, क्योंकि सरकार क्या कर दे रही थी कि लैंड रिफॉर्म्स के जो कानून है वो 9th शेड्यूल में प्लेस कर दे रही थी। और 9th शेड्यूल में ऐसी लिस्ट है कानूनों की जो कि जैसे जो आज के टाइम में हम जुडिशियल रिव्यू कह देते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उस चीज़ का। ठीक है ना, 9th शेड्यूल में बेसिकली ऐसे कानूनों की लिस्ट है जो कि आज के टाइम पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उनका। ठीक है ना, तो बेसिकली 9th शेड्यूल में प्लेस कर देती थी, और उसको अगर आसान भाषा में हम समझे तो कि भाई चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब 9th शेड्यूल में जो भी कानून है उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आसान भाषा में मैं समझूँ तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आया शंकरी प्रसाद
सिंह देओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जो है हमारा चैलेंज किया गया 31A 31B, सेम ऑन द बेसिस कि भाई फंडामेंटल राइट वगैरह हैम्पर हो रहे हैं और इस वजह से, और कंटेंशन भी सेम थी गवर्नमेंट की कि भाई जो है ये लॉ जो है अमेंडमेंट को नहीं करता, अमेंडमेंट इज़ ए डिफरेंट थिंग एंड लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज़ ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब ये इस टाइम पे हमारा डिस्कस नहीं हो रहा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, लेकिन कंटेंशन वही घूम रही है कि क्या जो पार्लियामेंट है वो अंडर 368 प्रोसीजर जो है अगर कुछ चेंज करती है तो वो क्या सब कुछ चेंज कर सकती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दी एक एक्सक्लूसिव तो दिया ही हुआ है 13(2) का कि प्रोटेक्शन ऑफ जो फंडामेंटल राइट है वो तो दिया ही हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स को हम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ भी अभी कंटेंशन घूम रही है। ठीक है, अब कंटेंशन में क्या होता है कि ये भी होता है बीच में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब यहाँ पे भी जो है डाल दिया जाता है कि भाई जो 9th शेड्यूल में होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। ठीक है ना, और ये जो आर्टिकल है ये भी उनको नहीं छू सकता, ना ही ये कोई उनको हार्म पहुंचा सकता। लेकिन जो कंटेंशन है वो यही घूम रही है कि भाई 368 आर्टिकल है, उसके अंदर में क्या सब कुछ चेंज कर सकता है। शंकरी प्रसाद आ गया। ठीक है, उसके बाद में सज्जन सिंह आता है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको चैलेंज किया जाता है। अब ये भी जो है जब चैलेंज किया जाता है तो फेवर में तो चले जाता है गवर्नमेंट के। ठीक है, लेकिन क्या होता है इस केस में डाउट रेज होने चालू हो जाते हैं, यहाँ से जो है सज्जन सिंह से डाउट रेज होने स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, कि क्या जो है पावर अंडर 368 गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एब्सोल्यूट, या फिर इसके ऊपर कोई कंडीशंस हैं या कोई एक एक्सटेंट है जहाँ तक ये कर सकता है। क्वेश्चन ये यहाँ से अराइज होने चालू हो जाते हैं सज्जन सिंह से। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो आता है गोलकनाथ। ठीक है ना, इसके बाद में जो है गोलकनाथ आता है जो एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे इस केस में, लैंड रिफॉर्म्स थे जिनको कि जो है 9th शेड्यूल में डालने की बात चल रही थी। अब 9th शेड्यूल तो मैंने बता ही दिया है कि जो चैलेंज नहीं करे जा सकते ऐसे लोग। और 6-5 की 11 जजेस की बेंच थी, लेकिन 6-5 की मेजोरिटी से ये हुआ कि जो अमेंडमेंट पावर है उसमें आपको ऐसे लॉ अमेंड करने की इस तरह से अमेंड नहीं कर सकते विच कैन हैम्पर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, जो हमारा 13(2) भी कहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये हो रहा था कि ये कह रहे थे जी लीगल जो लॉ है ना वो लॉ मेकिंग अलग है और अमेंडमेंट अलग है। अब गोलकनाथ में ये कह दिया कि जो आपकी अमेंडमेंट भी है ना उसमें भी आप फंडामेंटल राइट को हैम्पर नहीं कर सकते। ये गोलकनाथ, इसीलिए हम प्री गोलकनाथ और पोस्ट गोलकनाथ करते हैं कि गोलकनाथ में अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आई है, बेसिक स्ट्रक्चर का कोई बात नहीं हुई अभी, जो प्रिंसिपल है उसकी बात हो रही है। प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर का ही चल रहा है, लेकिन एक प्रॉपर थ्योरी जनरेट नहीं हुई अभी। लेकिन इतना कह दिया है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो आप हैम्पर नहीं कर सकते अमेंड करके, एंड इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, ये कह दिया 6-5 की मेजोरिटी से, अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ अपने कह दी है। अब इसके बाद में
भाई ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई गवर्नमेंट के लिए, प्रॉब्लम वाली बात हो गई गवर्नमेंट के लिए। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इसके इम्पैक्ट को रिवर्स करने के लिए, गोलकनाथ के इम्पैक्ट को रिवर्स करने के लिए क्या लेके आ गए, वो 24th अमेंडमेंट। ठीक है, अब 24th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि आर्टिकल 13 है, मैं कह रहा था ना कि इसको, कि यार ये जड़ है, इसको ही ख़त्म करने की कोशिश करी गई, जिसमें कि क्लोज 4 लेके आ गई ये 13 क्लोज 4। इसमें और भी क्लोज है, मैंने कम करी हुई है, कि ऐसी क्लोज लेके आ गए कि जो भी 13(2) में है वो अमेंडमेंट को लेके लागू नहीं होगा, अमेंडमेंट पे लागू नहीं है। मतलब आर्टिकल 13 का जो इम्पैक्ट है वो अमेंडमेंट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये अमेंडमेंट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया कि ये जो कोर्ट है ये तो बार बार दखल अंदाजी करेगी। तो फिर एक काम करते हैं कि किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं, आर्टिकल 13 को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 ही तो कह रहा है। तो आर्टिकल 13 जो बेसिकली ये कह रहा है कि जी फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ आप केस नहीं लड़ सकते, जो फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ में जो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने जो है मोहर भी लगा दी है गोलकनाथ में, लैंडमार्क केस में। तो अब क्या करें, तो बोला 24th अमेंडमेंट। और उस अमेंडमेंट में क्या किया कि जो ये आर्टिकल 13 है इसमें क्लोज 4 लेके आ गए कि जो भी बातें कह रहा है ये अमेंडमेंट पे नहीं होगा, अमेंडमेंट पे लागू नहीं होता, कि जो भी हम अमेंड करेंगे उस पर अब ये लागू नहीं होगा, इन ऑर्डर टू रिवर्स द पोजीशन विच वाज गिवन बाय द गोलकनाथ। ठीक है ना, इसीलिए गोलकनाथ जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आया जो है केशवनंदा भारती, जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट है, केशवनंदा भारती। अब इनिशियली ये फाइल हुआ था कुछ वैलिडिटी ऑफ केरला लैंड रिफॉर्म्स को लेके, केरला लैंड रिफॉर्म्स को लेके जो है कुछ इनिशियली फाइल्ड हुआ था। ठीक है, जिसमें 29th अमेंडमेंट एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया था, लेकिन लेटर ऑन जो है 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट को भी परव्यू में लेके आ गए और उसको भी चैलेंज करने का मौका मिल गया। 29th को जो है अमेंडमेंट एक्ट में ये था कि कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे उसको 9th शेड्यूल में, क्योंकि ये तो पहले यही होता था 9th शेड्यूल में डाल देते थे कि विच इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको चैलेंज करने के लिए था। फिर लेटर ऑन जो है 24th, जो क्योंकि डिस्कशन अब ये जजमेंट देना था लैंडमार्क जजमेंट, तो डिस्कशन हुई 24th और 25th अमेंडमेंट को लेके भी डिस्कशन स्टार्ट हो गए। और इसमें जो है मेजोरिटी से 13 जजेस की बेंच थी ये, मेजोरिटी से ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब गोलकनाथ में था फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे तो आ गया बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्या है हैम्पर नहीं कर सकते बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, हैम्पर नहीं कर सकते बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, बट ये था कि जो एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो लोगों की वेलफेयर के लिए बना था। ठीक है ना, उसकी वेलफेयर बेनिफिट के लिए बना था। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। और उसी वेलफेयर से रिलेटेड हमारे कुछ क्लोजेज हैं, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, अगर आप ऐसे कुछ अमेंड कर देते हो जो कि हमारे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें जो बेसिक प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इतना खूबसूरत बनाते हैं, फॉर द पीपल बनाते हैं, अगर आप उसी को ही हैम्पर कर दोगे तो वो अलाउड नहीं है।
सिर्फ बात फंडामेंटल राइट की ही नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लिस्ट भी दी थी, लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उसमें ऐड होते रहते हैं बाय द टाइम। जैसे जैसे केसेस आते हैं भाई, चैलेंजेस आते हैं, वैसे वैसे ऐड होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कोई लॉ बनाया है जिससे ये चीज़ें हैम्पर हो रही हैं तो उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा, इनवैलिड करार दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉ जो हैं उनको इनवैलिड भी कहा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो चीज़ें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर बताई गई हैं। सबसे पहले तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अगर ऐसे कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपने कोई और इंस्टीट्यूशन को ऊपर कर दिया तो वो अलाउड नहीं है। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये देखो कितना अच्छा है कि जो हमारे इलेक्शन वगैरह होते हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कैसे इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगी। तो अगर आप उसी को चेंज कर दोगे और कहोगे कि जी कल से पार्लियामेंट अबोलिश हो गई है, तो वो क्या होगा, अलाउड नहीं होगा। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देखो सेक्युलर जो कैरेक्टर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में किसी रिलीजन की कोई बात नहीं हो रही, सबको जो है अपना अधिकार है अपने रिलीजन को फॉलो करने का, प्रोपगेट करने का। सेक्युलर कैरेक्टर भी जो है प्रोटेक्टेड है और वो है बेसिक स्ट्रक्चर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, आप कल को आप मिक्स कर दो वो भी नहीं होगा। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। फेडरल कैरेक्टर, क्योंकि जो हमारा जो इंडिया है उसमें भाई छोटे छोटे स्टेट मिल के हमारा इंडिया बना है, तो स्टेट की भी पावर दी हुई है और इंडिया की पावर दी हुई है, तो दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। आप ये नहीं कर सकते कि विदाउट एनी इशू कल को आप कहो कि जी ये स्टेट तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपको प्रॉपरली लॉजिकल वे से काम करना पड़ेगा, जो एनार्की आप नहीं कर सकते, आर्बिट्रेरीली काम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर। और भी लिस्ट है, मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक यूनिटी ऑफ द एसेंशियल इंडिविजुअल फ्रीडम, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है ना। ये सारे जो हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, और टाइम टू टाइम हमारे पास में और भी लिस्ट आती है। लिस्ट जो है ना वो एग्जॉस्टिव नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी है, आती रहती है लिस्ट हमारी जो है, डिस्कस होती रहती है, अपडेट होती रहती है अकॉर्डिंग टू दी चैलेंजेस और टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि जी इसको यूज़ करके कुछ किया भी है ऑनरेबल कोर्ट ने, तो देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट करके इसको जो है हमने जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनवैलिड किया हुआ है, स्ट्रक डाउन 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंस 1973। तो बेसिक स्ट्रक्चर को टेस्ट करके हमने जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन कई अमेंडमेंट्स को इनवैलिड दिया हुआ है, स्ट्रक डाउन किया हुआ है, ठीक है ना, in order to protect the rights of the citizens and heart and soul of the Constitution of India। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो बना ही लोगों के लिए था, और जब आप लोगों के एंटी में ही काम करने लग जाओगे तो देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये थी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जिसमें आप रीढ़ की हड्डी को नहीं छीन सकते। रीढ़ की हड्डी क्या है, लोगों के लिए काम करना, और लोगों को ही अगर आप ऐसे लॉ बनाने लग जाओगे कि जो लोगों को हैम्पर करने लग जाएगा, लोगों के हितों को हैम्पर करने लग जाएगा, तो क्या होगा, आपकी अमेंडमेंट जितनी जो हैम्पर कर रही है उसको इनवैलिड या स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यही थी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। इसमें टेस्ट भी आता है, टेस्ट में आपको बस जो है 1-2 स्टेजेस हैं बेसिकली, तो यही है कि
बाय एंड लार्ज वो जो है आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं एज गिवन बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स, वो हैम्पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो चीज़ टेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। और केशव नंदा भारती का जो डिस्कशन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रिपरकशन है। इसका रिपरकशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारी जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड लार्ज फॉलो होता है हर इंस्टीट्यूशन में, और अगर इसी कोई हैम्पर इन द वे एज पर द विश ऑफ द गवर्नमेंट होने लग जाएगा तो फिर कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशव नंदा भारती प्लेज ए वेरी मेजर रोल। बट केशव नंदा भारती से भी पहले एक उसकी क्रोनोलॉजी है, एक जर्नी है, तो वो जर्नी समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट।